नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हेल्थ कैम्प विद अपर्णा। आज के समय में देखा जा रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी हो या निजी अस्पताल, हर जगह इस समय यूटीआई से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं और इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और विशेषज्ञ से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि आखिरकार यूटीआई उन्हें क्यों हो रहा है। इसके पीछे के कई कारण है और इसके लक्षण भी अलग अलग मरीजों में अलग तरीके से उभर के सामने आते हैं। सरकारी अस्पतालों में देखा जाता है कि महिला रोग विभाग में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा पहुंच रही है जो यूटीआई से पीड़ित है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इसके लक्षण जो है उसमें हल्का बुखार आना या फिर किसी किसी मरीजों को तेज बुखार आना भी होता है। और जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तब उस स्थिति में यूरिन के द्वारा रक्त बहने लगता है। इस वक्त हम इन्हीं सब चर्चाओं पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है केजीएमयू के क्वीन मैरी महिला अस्पताल की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना सोलंकी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। नमस्कार मैम, पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस समय देखा जा रहा है कि सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, यूटीआई होना एक बहुत आम बात है क्योंकि 50 से 60% महिलाओं को यूटीआई हो ही जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। महिलाओं में यूटीआई कंपैरेटिवली पुरुषों से ज़्यादा होता है। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि महिलाओं का जो यूरिथ्रा होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जो योनि का रास्ता होता है वो भी थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली। इसलिए महिलाओं में यूटीआई के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और उसके और भी कई लक्षण हैं जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा मैम, ये सारी चर्चा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम हो जाता है, देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में यूटीआई के जो मरीज़ हैं वो बढ़ने लगते हैं। इस समय सरकारी अस्पतालों के आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गंभीर बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। तो मैम, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गर्मी अपने आप में काफ़ी मुश्किल समय होता है और गर्मी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से महिलाओं में और बाकी बच्चों और बुजुर्गों में भी यूटीआई की संभावना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, यूरिन बार बार पास नहीं होता, यूरिन स्टैटिक रहता है या थोड़ा ही रहता है। उसकी वजह से जो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे मलमूत्र वाले रास्ते में होता है वो बढ़ जाता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ब्लैडर में रहने की, जो यूरिथ्रा में रहने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यस, गर्मी में ज़्यादा होता है यूटीआई। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष इससे मतलब कि अछूते रह गए हों, क्योंकि देखा जा रहा है कि फिजिशियन के ओपीडी में भी लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर लेते हैं महिला और पुरुष में, तो किसकी संख्या अधिक होती है? डेफिनेटली महिलाओं में। और उसका रीज़न वही है कि जो हम अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। तो अपर पार्ट में हमारा आता है किडनी, यूरेटर, और लोअर पार्ट में आता है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन रहता है, और आउटर वाला रास्ता यानी कि जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है यूरिथ्रा। ऊपर का सारा स्ट्रक्चर मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होता है, बट जो यूरिथ्रा होती है वो फीमेल में बहुत छोटी होती है, उसका करीब 4 सेंटीमीटर होती है और मेल में वही करीब 25 सेंटीमीटर तक की होती है। मेन डिफरेंस इसी वजह से महिलाओं में यूटीआई काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, देखा जाए अगर हम क्वीन मैरी अस्पताल की बात कर लेते हैं, आप भी ओपीडी में बैठती हैं, तो रोजाना कितनी प्रतिशत महिलाएं आ जा रही हैं? अगर संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितनी संख्या रहती है? संख्या की हम बात करें तो करीब हमारी ओपीडी में 200 से 250 मरीज डेली आते हैं ओपीडी में, और उसमें हम करीब 20 to 30% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको यूटीआई और उससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। जी। अच्छा मैम, अगर हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख ऐसे कारण जो मुख्य वजह है यूटीआई होने के? हाँ, तो मुख्य वजह होने के फीमेल में एक तो शॉर्ट यूरिथ्रा, ये है ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, कुछ ऐसी हैबिट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बहुत लंबे टाइम तक पहने रखना, पीरियड्स के टाइम पे फ्रीक्वेंटली पैड नहीं चेंज करना, जैसे कि फीमेल किसी महिला ने लंबा पैड काफ़ी देर तक लगा लिया उसकी वजह से, ये सारे रीजंस है। और साफ सफाई नहीं रखना, ये सारे रीजन है जिनकी वजह से यूटीआई थोड़ा फ्रीक्वेंटली होता है। क्या मैम एक कारण ये भी है कि अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स होना, फिर उसके बाद हाइजीन मेंटेन ना करना, क्या ये भी एक बड़ा कारण है? यस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फीमेल का वही सेम चीज़ कि यूरिथ्रा छोटा होता है,
और जो मल का रास्ता होता है वो भी थोड़ा सा पास में ही होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया थोड़ा सा जल्दी एंटर करते हैं। तो इसीलिए इससे बचाव के लिए ये कहा जाता है कि इंटरकोर्स के बाद यूरिनेट करना है एंड क्लीनिंग करेंगे तो उससे यूटीआई के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा मैम, अगर हम किसी ऐसी मुद्दे की बात कर लेते हैं मैम, जैसे देखा जाता है कि इस उम्र की जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो मैम जब आप ओपीडी में बैठती हैं तो क्या देखती हैं मैम, किस उम्र की महिलाएं या युवतियां होती हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं? यूटीआई हर एज में कॉमन है। यंग एज में रीजंस अलग हैं, फिर जो रिप्रोडक्टिव एज जिनमें बच्चे होते हैं उसमें रीजंस अलग हैं, और पोस्ट मीनोपॉजल एज है उसमें रीजंस अलग हैं। अगर हम यंग एज से स्टार्ट करें तो बच्चों में इसलिए कॉमन हो जाता है यंग एज में कि वो क्या करते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं। वो यूरिन होल्ड करेंगे मतलब खेलते रहेंगे उन चीज़ों में बिजी रहते हैं, और वो जब होल्ड कर लेते हैं यूरिन तो एक ब्लैडर में एक मैकेनिज्म होती है वेसाइको यूरिट्रिक रिफ्लेक्स, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बच्चों में थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर यंग एज मैंने बताया वही चीज़, शॉर्ट यूरिथ्रा की वजह से, फिर आपने डिहाइड्रेशन किया उसकी वजह से यूरिन में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम पोस्ट मीनोपॉजल यानी कि जिनको रजोनिवृत्ति हो जाती है उन महिलाओं की बात करें तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जी। अच्छा मैम, एक ये भी सवाल है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर किसी महिला को पहली बार ये इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद देखा जाता है, जो केसेस मैंने भी देखे हैं उसमें कंप्लेंट्स महिलाओं की यही होती है कि फिर 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद इस तरीके के केसेस ज़्यादा मतलब कि आने लगते हैं मैम। तो क्या एक बार अटैक करने के बाद यूटीआई बार-बार ईज़िली अटैक करता है? ये एक मैकेनिज्म होती है, जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें एक पिलाई टाइम नाइम का स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैडर से अटैच हो जाता है। इसमें क्या होता है कि महिला अगर अपना पूरा ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक नहीं लेगी, जितने टाइम तक उसको प्रेस्क्राइब्ड है, मतलब बताया गया है कि डॉक्टर ने, वो क्या करते हैं थोड़ी सी दवा से खाया, 2 दिन खाया और छोड़ दिया, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, और फिर वो फ्रीक्वेंट यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है मैम कि पुरुष को कम होता है, महिलाओं को अधिक होता है? और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पुरुषों में इतना अटैक इजीली नहीं करता है। पुरुषों में अटैक नहीं होने का सेम मैंने जो एनाटॉमी बताई थी कि यूरिथ्रा थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी क्या काफ़ी लंबी होती है मेल में, फीमेल में छोटी होती है 4 सेंटीमीटर। तो जो बैक्टीरिया को ट्रेवल करना है उसको केवल 4 सेंटीमीटर करना है, और पुरुष में करना है वो 25 सेंटीमीटर करना है, तो कौन सा रास्ता छोटा है, फीमेल वाला, इसलिए उसमें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मैम होते अगर हैं। हम लक्षण की बात कर लेते हैं तो महिलाओं में और पुरुषों में लगभग क्या समान लक्षण होते हैं या फिर अलग अलग लक्षण निकल के सामने आते हैं? सिम्टम की यूटीआई की बात करें तो दोनों में सिमिलर होते हैं। अगर लोअर यूटीआई की बात करते हैं तो यूरिथ्रा से स्टार्ट होता है इन्फेक्शन, तो यूरिथ्राइटिस वाले सिम्टम होंगे, यानी कि बार बार उसको लगेगा अर्ज हो रही है, थोड़ा सा पेन हो रहा है वहाँ पर, और पेन का अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पेन बढ़ता जाता है। फिर अर्ज लगेगी बार बार कि मुझे यूरिन जाना है, पेन होगा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर अगर उसका भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ब्लैडर तक पहुँचेगा तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो थोड़े दिनों बाद वो यूरेटर के थ्रू किडनी तक पहुंचता है, और उसी को हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जिसमें फीवर आता है मरीज को काफ़ी ज़्यादा, वॉमिटिंग होती है, और वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच सकता है अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। अच्छा मैम, जैसे लक्षण में आपने मैम कुछ लक्षण ऐसे बताएं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिसमें जैसे बार बार यूरिन आना या फिर इसके अलावा ब्लड आने जैसी भी समस्या होती है, ये किस कंडीशन में मैम होता जब है? यूटीआई का काफ़ी लंबे तक आप ट्रीटमेंट ना लें, है ना, यूटीआई अगर एसोसिएटेड है ब्लैडर स्टोन से या फिर किडनी के स्टोन से, जिन पेशेंट्स को स्टोन होता है या फिर इम्यूनिटी कम होती है उन पेशेंट्स में भी यूटीआई काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, और इन पेशेंट्स में रीजंस हो जाते हैं कि हिमेचूरिया यानी कि ब्लड पास होने लगता है यूरिन से। जी। मैम एक सवाल जैसे ये है कि बहुत सी जो युवतियां हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, उनके मन में ये कि कहीं ना कहीं भय हो जाता है कि अगर उन्हें बार बार यूटीआई हो रहा है तो उन्हें एसटीडी हो सकता है। मैम क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ केवल मिथ है? नहीं, ये केवल मिथ है, यूटीआई एकदम अलग है और एसटीडी केवल एकदम अलग है। तो जिनको फ्रिक्वेंटली यूटीआई हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि उनको एसटीडी हो, एसटीडी होने के रीजंस अलग होते हैं। जी मैम, अगर जानना चाहें से एक्सप्लेन में जानना चाहें मैम, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। एसटीडी जो होता है, जो हम एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी ऐसी कुछ बीमारियां होती है जैसे कि एचआईवी और जो गोनोरिया इन्फेक्शन है, ये सारे इन्फेक्शन मेल फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में होने की संभावना बढ़ जाती है।
फीमेल का थोड़ा सा बड़ा टाइप होता है, इसलिए फीमेल में मेल से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यानी मैम इसका कोई भी कनेक्शन यूटीआई से नहीं है, यूटीआई से किसी भी बिल्कुल तरीके से नहीं, नहीं नहीं। है मैम। लेकिन जैसे सरकारी अस्पतालों में जब महिलाएं पहुंचती हैं, खासकर यंग एज की लड़कियां पहुंचती हैं, तो उनकी ये कंप्लेन रहती है कि उन्हें एसटीडी हो जाएगा क्या, एक सवाल रहता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये एक पूरी तरीके से मिथ है। हाँ, ये पूरी तरह से मिथ है और सेफ इंटरकोर्स करने से एसटीडी नहीं होता। जी। अच्छा मैम, अगर यूटीआई दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें, इसके इलाज की बात कर लेते हैं, तो इसके इलाज में क्या चीज़ें निकल के मैम सामने आती? क्योंकि जहाँ तक बात कर लेते हैं यूटीआई की, तो हर कोई परेशान हो जाता है, खासकर इस मौसम में। देखिए, अगर सबसे पहले तो उसका बचाव का यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले से बच के रहिए, अगर वो चीज़ ना ही हो तो हाइड्रेट रखना अपने आप को। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पानी पी के रखेंगे तो आपको यूटीआई होने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज बैक्टीरिया यूरिन के साथ ही निकल जाएगा। जब आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो चांसेस डेफिनेटली है कि बढ़ेंगे। और अगर आपको हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए। जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, उसका 7 से 10 दिन का कोर्स है, अगर आपने टाइमली ले लिया तो आपको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा और आप बचे रहेंगे बार बार यूटीआई होने से। तो जल्द अगर आपको हो रहा है तो आप टाइमली डॉक्टर को दिखाइए और उसका जो भी ट्रीटमेंट बताया जा रहा है वो टाइम से लीजिए। जी मैम, जैसे कि देखा जाता है कि जो महिलाएं इससे पीड़ित हैं, वो ये जानना चाहती क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि उनकी ये शिकायत होती है कि एक बार उन्हें हो गया, बार बार इजली अटैक हो रहा है, हर 2 महीने पे हो रहा है, 3 महीने पे हो रहा है, या फिर हर 15 दिन पे हो रहा है। तो बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, या फिर इससे केवल बचाव ही किया जा सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, बट इससे बचाव किया जा सकता है। अपने आप को हाइड्रेट रखें और अगर हो गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके जितना डॉक्टर ने आपको बताया है, क्योंकि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। तो कल्चर हम जब कराते हैं यूरिन का, उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी देखने के बाद जो डॉक्टर दवा बताता है उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली कि बार बार नहीं होगा। जी मैम, आप ओपीडी में बैठती हैं तो आप देखती होंगी कि ओपीडी में कितनी संख्या लगातार ऐसे मरीजों की आ रही है। जब आप सर्दियों में ओपीडी में बैठती हैं और जब आप अभी ओपीडी में बैठ रही हैं, मई जून की ओपीडी में, मई में आप बैठ रहे हैं, जून में बैठेंगी, तो कितनी संख्या, क्या अंतर देखा जाता है, कितना डिफरेंस रहता है मरीजों में? यस, गर्मियों में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन चांसेस बढ़ जाते हैं और करीब 20 to 30% मैं कहूँगी कि यूटीआई के पेशेंट का चांस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ओपीडी में। जी। अच्छा मैम, एक ये भी है कि जैसे कि देखा जाता है कि जो पुरुष हैं वो भी इससे बचना चाहते हैं। क्या आप पुरुषों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ, मतलब कि आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें न खाएं, अपने डाइट पे कंट्रोल रखें। जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़, इन सारे पेशेंट्स में यूटीआई होने के चांसेस, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है उनमें यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यस, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, बहुत शुगर वाली चीज़ें ना लें, प्रोटीन डाइट लें, फ्रीक्वेंटली हाइड्रेटेड रहे तो यस यूटीआई नहीं होगा। मैम, ये महिलाओं के लिए भी मतलब कि महिलाओं के ऊपर भी चीजें होती है? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है। जी, क्योंकि मैम देखा जाता है कि लड़कियां थोड़ी सी चटुरी होती है, उन्हें थोड़ा स्पाइसी पसंद होता है या तेल मसाले वाली चीजें पसंद होती है, बाहर की चीजें खाती हैं, तो क्या उसकी वजह से भी मतलब इन्फेक्शन होता है? उससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जब आपको यूटीआई है तो थोड़ा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि सिम्टम आपके बढ़ जाएंगे। अदरवाइज स्पाइसी खाने से यूटीआई नहीं होता। तो मैम ये भी है कि क्या जैसे यूटीआई होता है तो मरीज को बुखार आने लगता है, किस यूटीआई तरीके की की समस्याएं होती हैं? यस हो सकती है, अगर आपने यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हम जैसे कहते हैं ना जाड़ा दे के बुखार लगना, वो चिल्स के साथ फीवर आता है मरीज को। तो यस, लास्ट की स्टेज में जब यूटीआई काफ़ी सीवियर हो जाता है, फीवर विद चिल्स आता है। मैम, आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है, ओपीडी में आप बैठती हैं, इमरजेंसी को भी आप संभालती हैं, देखती हैं, तो क्या कोई ऐसा केस हुआ यूटीआई का जो आपको याद रह गया हो कि हाँ, ये मरीज ऐसी थी जो मतलब उसे बहुत तकलीफ हुई और वो क्योर हुई, इस समय वो सही है, उसको दिक्कतें बार बार नहीं हो रही हैं? चांस की बात है कि आज ही एक मेरे पास मरीज आई थी ओपीडी में। उसका 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारे पास कई तरीके के मरीज आते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम कहते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गई। तो उसको क्या हुआ, हम एक यूटीआई होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, यानी कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम कैथेटर भी रखते हैं पेशेंट को, तो उसको कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई हुआ था और थोड़ा सा वो लंबा चला था। आज वो काफ़ी अच्छे से डिस्चार्ज, उस टाइम डिस्चार्ज होकर चली गई थी एंड आज वो फॉलोअप में आई, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। जी। अच्छा, हम देखा जाता है कि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद यूटीआई की समस्या होती है, तो क्या इसके पीछे कोई कारण ऐसा विशेष है? प्रेगनेंसी के बाद तो नहीं, लेकिन अपने आप में प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन होती है, तो थोड़ा सा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। इसीलिए हर प्रेग्नेंट वुमेन में
हम यूरिन कल्चर टेस्ट ज़रूर एडवाइस करते हैं, और इसी को कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरियल काउंट हो जाता है 10⁵, और उसका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर में टाइम, समय से पहले डिलीवरी, समय से पहले बैग का रप्चर होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, फिर उसके बाद उनको इन्फेक्शन, मतलब उनका खुद का ये परसेप्शन बन जाता है कि आफ्टर डिलीवरी उन्हें हुआ है, तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगी कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में थोड़े से चांसेस बड़े होते हैं, बट उसके बाद अगर आप हाइजीन मेंटेन रखेंगी तो डेफिनेटली ठीक रहेंगे। जी। अच्छा मैम, ये भी एक सवाल बन जाता है कि जैसे कि माहवारी के समय कई बार महिलाएं कंप्लेंट्स करती हैं कि उन्हें माहवारी के बाद जो है उन्हें रिलैक्स फील होता है और उनका जो यूटीआई है वो कम हो जाता है, लेकिन माहवारी से पहले उनकी जो शिकायत रहती है वो यही रहती है कि माहवारी से पहले मतलब दिक्कत उन्हें होती रहती है। ये यूटीआई का जो इन्फेक्शन है आफ्टर मतलब कि पीरियड के सही हो जाता है, क्या इसमें मतलब कि कोई लॉजिक है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है कि डिस्कस होना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कुछ फीमेल्स होती हैं, आजकल तो बहुत सारे टाइप के पैड्स अवेलेबल हैं जो हाइजीन मेंटेन रखते हैं, बट कई फीमेल्स उनको भी लंबे टाइम तक लगा लेती हैं। उसकी वजह से, क्योंकि एक पैड काफ़ी टाइम तक लंबे अपनी जगह पे रहता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पैड को फ्रिक्वेंटली चेंज करना होता है हर 8 घंटे पर। और कोई महिला अगर कपड़ा यूज़ कर रही है तो उसको बहुत अच्छे से साफ धुला हुआ एंड धूप में सूखा हुआ कपड़ा, वो भी एक ही टाइम यूज़ करना है। अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छे से मेंटेन की तो यूटीआई होने नहीं होगा, यूटीआई। अच्छा मैम, बहुत सी लड़कियां ये जानना चाहती हैं कि क्या यूटीआई का जो सॉल्यूशन है, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि जिसकी वजह से ये यूटीआई जड़ से समाप्त हो जाए? नहीं नहीं, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा आपने सफाई रखी उससे होगा। और दूसरी मैं एक सलाह और दूंगी कि जितने भी वॉशेस आते हैं, क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। इससे क्या होता है, आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो ज़रूर ख़राब हो जाता है, तो इन सबको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैम, एक केस मेरे पास आया था जिसमें उनकी ये कंप्लेन थी कि उनकी जो यूरिन की नली थी वो मुड़ी हुई थी और उसमें ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद उनका जो यूरिन इन्फेक्शन है, जो यूटीआई है, वो लगातार मतलब कि बढ़ा चला जा रहा है। तो क्या इस केस में अगर ऑपरेशन होता है तो क्या वो सही हो जाएगा? यूटीआई की समस्या फिर भी बरकरार रहेगी या फिर आफ्टर ऑपरेशन ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उन्हें दिक्कत नहीं होगी? क्या ऐसी कंडीशन में? देखिए, एज सच यूटीआई के लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हो सकता है कि किसी और ऑपरेशन में उसको कैथेटर डाला गया हो या उससे एसोसिएटेड यूटीआई हुआ हो, तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम एंटीबायोटिक की ज़रूरत 3 to 6 मंथ तक पड़ती है, वो भी लो डोज में एंटीबायोटिक। उसको लेने के बाद मरीज ठीक हो जाते हैं। मैम, एक बार मैं लक्षण के बारे में जानना चाहूँगी कि वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो जान सके कि इसमें क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स समझ में आते हैं स्टार्टिंग में? वही जैसे मैंने आपको बताया, हमारी एनाटॉमी होती है जिसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। लोअर में हम बात करेंगे तो यूरिथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिथ्रा में अगर इन्फेक्शन है वो वहीं से असेंड करता है, लोअर से ऊपर की तरफ जाता है इन्फेक्शन, ऊपर से नीचे नहीं आता। तो नीचे से असेंड कर रहा है, यूरिथ्राइटिस होगी, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, स्पैज्म में होता है, इसकी वजह से पेन होगा, फिर उसको बर्निंग सेंसेशन होगा और उसको लगेगा कि बार बार यूरिन पास करना है। सेम चीज़ अगर यूरिनरी ब्लैडर में हो गई तो हम उसको सिस्टाइटिस कहते हैं, उसमें भी उसको पेन होने लगता है और ऐसे लगेगा उसको कि बार बार मुझे यूरिन पास करने जाना है, और इन्फेक्शन बढ़ा तो उसको हिमेचूरिया यानी कि ब्लड भी पास हो सकता है यूरिन में। फिर हम बात करें यूरेटर की, यूरेटर से जाता है किडनी में और पाइलोनेफ्राइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें इन्फेक्शन जो है वो पूरी किडनी में और किडनी से फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है और ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है। इसमें इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ की जान को भी खतरा हो सकता है। मैम, एक ये भी सवाल है कि क्या जैसे कि बच्चों को हो सकता है, महिलाओं को हो सकता है, यंग एज के लड़के हो सकता है, क्या बुजुर्गों को भी ये होता है? बुजुर्गों में हो सकता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से। महिलाओं में एक तो मैंने रीज़न बताया, पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन कम हो गया और उनमें यूटीआई होने के चांसेस बढ़ गए। पुरुषों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन और कई बार क्योंकि इंडिया तो एक कैपिटल है ही डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ अपने आप में एक रीज़न है फ्रीक्वेंट यूटीआई होने का। तो यस, ओल्ड एज में यूटीआई कॉमन होता है। जी। अच्छा मैम, अगर बुजुर्गों को हो जाता है तो क्या बचाव सुझाव उनके लिए होगा?
उनको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, महिलाओं को अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है। अगर शुगर कंट्रोल रहेगी और हाइजीन बेटर मेंटेन होगी तो आपको होने के चांसेस कम होंगे। क्या मैम ऐसा होता है क्या कि जिन मरीजों को बीपी की शिकायत है या फिर थायराइड है या फिर शुगर है तो उन्हें इजीली अटैक करता है यूटीआई? बीपी और थायराइड की वजह से तो नहीं करेगा, बट शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर में बैक्टीरिया को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, शुगर चाहिए खाने के लिए, तो उसको जितना ज़्यादा शुगर मिलेगा उतना यूटीआई होने के चांसेस अच्छा मैम, अगर बढ़ेंगे। इसे कोई नजरअंदाज करता है, किसी भी महिला को हो, पुरुष को हो या फिर बच्चे को हो, अगर वो नहीं बताता है, डॉक्टर से परामर्श नहीं लेता है, उस कंडीशन में क्या कंडीशन भविष्य में उसकी हो सकती है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यूटीआई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। अगर आपने शुरू के सिम्टम्स को ध्यान नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो किडनी तक जाएगा और किडनी में अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर किडनी डैमेज हुई तो एक मेजर ऑर्गन बॉडी का डैमेज होता है, उसकी वजह से पेशेंट की जान को भी काफ़ी खतरा हो सकता है। क्या मैम किडनी फेल होने वाली भी कंडीशन हो जाती बहुत है? लास्ट स्टेज में जब एकदम कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हम उसको एंड स्टेज बोलते हैं। उसकी वजह से किडनी फेल होने की संभावना ऑल्दो यूटीआई में कम होती है, बट लास्ट स्टेज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस में क्या मैम हो सकता है। बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्टेड करता है ये? लास्ट में जब किडनी अफेक्ट होगी तो उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में गया, उसके थ्रू वो सारे ऑर्गन को जाएगा और सारे ऑर्गन अफेक्ट होंगे। इसी को हम मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कहते हैं। जी मैम, अभी जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, आप ओपीडी में बैठती हैं, तो मैम कितने मरीज जो है इस कंडीशन में आ जाते हैं, और खासकर अगर उन्हें प्रेगनेंसी भी है? प्रेगनेंसी वाले पेशेंट का अगर हम जैसे हमारे पास करीब 200 सवा 200 की ओपीडी होती है, प्रेगनेंसी वाले मरीज आते हैं जिनका हम यूरिन कल्चर बिना किसी सिम्टम के भी कराना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये एडवाइज्ड है। अगर हम उनका कराते हैं तो करीब 30% पेशेंट हमारे पास यूटीआई के आते हैं, और उनके कल्चर के हिसाब से फिर उनको एंटीबायोटिक देनी होती है। करीब अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कल्चर सेंसिटिविटी, जी तो वो पेशेंट यूजुअली रिस्पॉन्ड कर जाता है। जी। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो देखा गया कि पिछले 5 साल पहले कुछ मरीज कम थे, लेकिन अब दिन ब दिन ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे का मैम क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? 2-3 कारण है इसके। एक तो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है पेशेंट की। पहले हो सकता है पेशेंट डॉक्टर तक ना पहुंच पाता हो, बट अब फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है कि यस, पेशेंट आप डॉक्टर तक हर समस्या को लेकर आते हैं। दूसरा, जो हमारी हैबिट्स चेंज हुई हैं, खान पान की हैबिट चेंज हुई है, ड्रेसिंग सेल्स चेंज हुआ है, तो खान पान में हमारा जो वेस्टर्नाइज हो गए हम लोग, है ना, शुगरी चीज़ें ज़्यादा लेने लगे, तो डेफिनेटली उनसे बढ़ता है। ड्रेसिंग की बात करें तो बहुत टाइट क्लोथ्स होते हैं, है ना, उनकी वजह से क्या होता है कि एयरी क्लोथ नहीं हुए, उनकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारे लाइफ स्टाइल को मैं बिल्कुल बोलूंगी। यस मैम, लाइफ स्टाइल को किस तरीके से लोगों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं योगा और एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज में रोल है योगा एक्सरसाइज का, लाइफ स्टाइल में है ही, क्रॉनिक डिजीज को प्रिवेंशन में करने में है, और जो आजकल नई बीमारियां हो रही हैं उनको कम करने में है। तो अपनी स्टाइल में कहीं ना कहीं हमें वॉकिंग ऐड करनी चाहिए, जो योगा कर पाए उसको योगा करना चाहिए, और खान पान में भी हमें प्रोटीन इंटेक, पाम ऑयल नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को चिप्स वगैरह बना करने, तो ये सभी लोग जानते हैं। वही मैम, बाहर का खाना जो लोग खाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पहले से यूटीआई हो रखा है उसके बावजूद वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं या फिर थोड़ी चटोरे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कंट्रोल कंट्रोल एंड कंट्रोल, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है कम से कम। मतलब आप अगर हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं तो कोशिश करिए कि आप एक बार पे आ जाओ। घर का खाना हमेशा अच्छा होता है। मैम, पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आखिरी सवाल तो यही है, और कुछ बचाव सुझाव के साथ दीजिएगा। बचाव सुझाव के लिए यही है कि इस गर्मी के मौसम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए। कुछ जूसेस आते हैं, क्रैनबेरी जूस होता है, जिससे यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आपको यूटीआई के सिम्टम आ रहे हैं तो आप टाइमली डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट करिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट टाइमली हो पाए और वेल हाइड्रेटेड रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर वंदना हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें बताई है कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके जीवन के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के साथ, और उसकी बीमारी से लेकर के लक्षण से और इलाज तक हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।